नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने एक सीरीज शुरू की है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, साथियों के लिए जो वर्नाकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए कि जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, उसका सारा यूनिट का कंटेंट जो है आपको हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको हम देंगे। साथ में अगर यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड का आपका तैयारी होता है तो स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो संभावित बिहार में होने वाला है बेट और झारखंड में जेट, तो उसका भी तैयारी का वो भी सबका हो जाएगा और अच्छी तरीके से हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट पेपर में 40 के आसपास हम क्वेश्चन सही करें। अगर हम फर्स्ट पेपर में 40 के आसपास क्वेश्चन सही करते हैं तो ऑटोमेटिक है, जो बेट का जो एग्जाम होने वाला है या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है सेट का ही किसी भी स्टेट में, तो वो आपको 40 प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस एक जैसा है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा नेट के नेट से आसान कह लीजिए, या उसको मतलब एक और मतलब नेट के स्तर का नहीं होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे का स्तर का होता है, जिससे कि आपको और आसानी होगी। ये सारा वीडियो सारा कंटेंट नेट के स्तर का हमने बनाई है। कई किताबों से इकट्ठा करके, या जो मेरे पिछले जो मेरे नोट्स रहे हैं, मैंने इस एग्जाम को कई बार एग्जाम को क्वालिफाई किया और लगभग 5-6 साल से मैं इस एग्जाम को बड़े नजदीक से देख रहा हूँ। तो उसके बाद जो भी नोट्स हमने तैयार किया था पिछले कई सालों में, या जो किताबें मुझे अब मेरे उपलब्ध है, जैसे कि दृष्टि का है, प्रियर्सन का है, अरिहंत का है, यूथ पब्लिकेशन का है, तो इन सारी चीजों को हमने एक इकट्ठा करके जितना आसान भाषा में हो सके उतना आसान भाषा में जो है आपको कंटेंट मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अभी तक हमने 2 यूनिट को समाप्त किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन का है। तो अब धीरे धीरे जो है और आसान होता चला जाएगा। और अभी तक आपने सारा वीडियो देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखें, क्वेश्चन बनाएं और आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो आपसे बस गुजारिश यही है कि चूंकि मैं नया इस तरीके का इनिशिएट कर रहा हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ही है, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जहाँ मैं आपको ये सारा पीडीएफ दूंगा। तो आज तीसरा यूनिट हम लोग लेकर चल रहे हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब जैसे कि हम लोग के सामान्य जीवन में कम्युनिकेशन का एक बड़ा महत्व होता है, और अपने अपने तरीके से हमने कम्युनिकेशन का अलग अलग हम लोग अपना परिभाषा भी देते हैं, लेकिन रिसर्च की दृष्टि से या जो सिलेबस है उसके दृष्टि से कम्युनिकेशन क्या है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक मतलब ये जो यूनिट है उतना बड़ा नहीं है, ये जो मतलब लगभग मुझे लगता है कि जो पहला यूनिट था हमारा वो थोड़ा लंबा गया था, 7-8 क्लास गया था। दूसरा जो रिसर्च था वो लगभग 10 क्लास में गया है, और हमको लगता है ये 4-5 क्लास में ही हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आसान होता चला जाएगा। और यह ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो किसी भी यूनिट्स को कमतर नहीं आंकना है, भले वो उसका सिलेबस छोटा हो या उसका सिलेबस बड़ा हो। तो चलिए समझते हैं कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि कम्युनिकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे जीवन में कम्युनिकेशन एकदम मतलब एक अहम भूमिका में है। और हम सब किसी से आपसे ही मैं पूछ लूं कि कम्युनिकेशन क्या समझते हैं आप? अगर आप ये पीडीएफ ना देख के बताएं तो आप कम्युनिकेशन से आपका अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, क्या समझते हैं कम्युनिकेशन? तो जो जो आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। कोई बोलेगा कि ये संचार का एक मतलब एक अपनी अभिव्यक्ति की एक साधन है। कोई बोलेगा कि बात पहुंचाने का एक माध्यम है। मतलब इस तरीके से हर एक चीज की, हर एक लोगों की हर एक विचार की सामने आएगी। लेकिन जो सिलेबस में दिया हुआ है, जिस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमको वो फोकस करना है और सबको वही स्थिति पे लाना है, मतलब सबको मनोस्थिति, सबकी मनोस्थिति वहीं पे लाना। चलिए ज्यादा समय न लगाते हुए हम शुरू करते हैं। ये कम्युनिकेशन जो है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, संदेश दूसरे तक पहुंचाता है और उसको प्राप्त करता है। जैसे कि मैं जो अभी बात बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ ना, मैं अपनी जो स्किल है, जो मेरी कौशल है, आप तक सामने आपके सामने ला रहा हूँ। मेरी जो विचार है, मैंने जब उदाहरण कोई चीज को मैं कोई किसी चीज को मैं का देता हूँ, मैं तो उदाहरण देता हूँ, तो अपने विचार को लाता हूँ, भावनाएं, सूचनाएं, तो मैं आप तक जो पहुंच रहा हूँ, ये पहुंचने का जो माध्यम है वो इसी को संचार बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो इसका और जो है सब कैटेगराइज होता चला जाएगा, हम उसको और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अभी बेसिक चीज देखते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना हुआ है ना। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन बना हुआ है। कम्युनिस, जिसका अर्थ होता है सामान्य, साझा करना,
और कम्युनिकेयर मतलब साझा करना या सामान्य बनाना। तो इस तरीके से है लैटिन। बस आपको बस याद रखना कि कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के दो शब्द से बना हुआ है। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप मोटा मोटी समझने के लिए देख लीजिए किंग थिंकर ने क्या क्या बोला है। एलन लुइस ने बोला है, संचार उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिसे एक व्यक्ति तब अपनाता है जब दूसरे के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है। इसमें बताना, सुनना और समझना शामिल होता है। मोटा मोटी उन्होंने क्या कहा है कि संचार उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिसमें एक व्यक्ति तब अपनाता है जब दूसरे के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है। इसमें मतलब हम इस व्यवस्था को तब अपनाते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं दूसरे को कि वो क्या समझ रहा है। मतलब हम उनको समझाना चाहते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं, है ना। तब इस तरीके का व्यवस्था को हम अपनाते हैं। ये बोलते हैं एलन लुइस। जॉन टेरी क्या बोलते हैं, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, राय, भावनाओं का आदान प्रदान है। मोटा मोटी देखिए सबकी भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन कहने का मतलब एक जैसा है। पहला में क्या बोला कि हम दूसरे को क्या समझाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए हम इस व्यवस्था को उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एक व्यक्ति तब अपनाते हैं जब दूसरे के मन में समझ उत्पन्न करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है एलन व्यूज कि हम दूसरे के व्यक्ति में समझ उत्पन्न करना चाहते हैं। समझ क्या, कि हम क्या सोच रहे हैं या हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम दूसरे के व्यक्ति में समझ उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो उसको हम उस व्यवस्था को हम संचार बोलेंगे। जॉन टेरी साहब क्या बोल रहे हैं कि संचार दो व्यक्तियों के बीच में स्वाभाविक है, तथ्यों, विचारों, राय और भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक बात है। जो हमने पहले उदाहरण, मोटा मोटी उदाहरण में जो हमने देखा पहला संचार के माध्यम में, वही जॉन टेरी साहब का। पीटर लिटिन ने क्या बोला है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और संगठनों के बीच सूचना का प्रसार किया जाता है ताकि एक उचित प्रतिक्रिया प्राप्त हो। आप देखिए कमोबेश सबकी बातें एक जैसी ही है। अब चलिए संचार की विशेषताओं में देखते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टराइजेशन नहीं है, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब पहला क्या है कि एक संचार की जो मूल विशेषता है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, है ना। ऐसे संचार व्यक्तिगत रूप से भी होता है लेकिन उसको हम अलग देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी आप ध्यान रखिए कि संचार करने का जो माध्यम है वो दो या दो से व्यक्ति के द्वारा ही संभव है ना। जैसे कि अभी मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो जब मैं पब्लिश मतलब जब इसको हम ऑन एयर करेंगे तो आप देखेंगे इस वीडियो को, तो ये कम्युनिकेट का माध्यम है ना। अब जैसे कि हम मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें व्यू जा ही नहीं रहा है। अगर एक भी व्यू नहीं जाए तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ। जितने लोग उस पर देखेंगे उतना अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि संचार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, प्रेषक सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर। अब थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी शब्द भी आप जो है, प्रेषक जो है मतलब बहुत हिंदी में से आप इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों समझिए। प्रेषक यानी सेंडर, प्रेषक यानी प्रेस जो कर रहा है मतलब जो भेज रहा है, प्रेषक, है ना। जब हम ये लिखते हैं डाक द्वारा किसी चीज को भेजते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है प्रेषक और प्राप्तकर्ता। ये प्रेषक यानी कौन, जो मैं मतलब मैं भेजने वाला, और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान, है ना। विचार में, संचार में विचार, सूचना, भावनाएं और राय का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ कि आपको आदिवासी कम्युनिटी में भेज दिया जाए जहाँ पे आप उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज, उसकी कल्चर को नहीं जानते हैं और वो भी नहीं जानता है, तो क्या वहाँ कम्युनिकेशन हो पाएगा? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे मुझे। तीसरा है आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। संचार तभी सफल माना जाएगा जब प्राप्तकर्ता संदेश को उसी अर्थ में समझे, बिना अर्थ जिस अर्थ में संप्रेषक ने भेजा है। यानी इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे किया था। अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि मान लीजिए एक हमने पीके मूवी देखा था। पीके मूवी हम सब ने देखा है। उसमें उन्होंने आमिर खान ने पीके को, जब उन्होंने पीके का किरदार निभाया है और उन्होंने बड़े अच्छे से डिफाइन किया है कि अच्छा मतलब कम धीरे से अच्छा बोलो तो उसका मतलब और अच्छा, यानी ये सोचने वाला अच्छा अच्छा, ये मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया है। मैं एक्टिंग क्या ही करूं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो चीज हम बता रहे हैं, है ना, जो हमारा उद्देश्य है बताने का, वो सामने वाला कितना समझ रहा है ना। वो अगर वो अच्छा समझ रहा है तभी वो सफल होगा। इसीलिए जो है कल्चरल कम्युनिकेशन, सांस्कृतिक जो संचार होता है वो बड़े आसानी से होता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, वहां पे आप एक दूसरे की बातों को सब समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके टोन को समझते हैं। लेकिन वही अगर दूसरे जगह जाते हैं तो भावनाओं टोन को नहीं समझ पाते, सिर्फ भाषा को समझते हैं, है ना। तो यही होता है कि जब प्राप्तकर्ता संदेश को मतलब कम्युनिकेशन को या जो मैसेज है उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में जो भेजने वाला है भेजा है,
ठीक ठीक है। चौथा क्या है, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। संचार एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है। स्वाभाविक है, संचार निरंतर प्रक्रिया है। जब से मतलब हमको लगता है कि भाषा की उत्पत्ति हुई है, उससे पहले भी अगर भावनाओं से जोड़ लिया जाए, तो जब से मतलब कॉन्शियसनेस आई है, चेतना आई है, उस तब से जो है संचार की प्रक्रिया आज तक चलती है। लाखों वर्ष का इतिहास रहा है संचार का, है ना। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि मतलब जो जानवर होते हैं उनमें भी एक संचार की पद्धति अगर दूसरे दृष्टि से आप देखें तो हो सकता है। जैसे कि एक अगर रात वगैरह में कुत्ता देखेंगे, एक कुत्ता बोलेगा तो सब कुत्ता बोलने लगेगा, तो उनकी भी एक संचार प्रक्रिया पद्धति ही तो है। भले वो हम जैसी नहीं है, लेकिन मतलब वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा क्रिटिकल होके तो उनकी भी एक संचार पद्धति है ना। कि एक बोलेगा तो सब बोलने लगेगा, मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों का उपयोग, है ना। अब देखिए हम इसको करेक्टराइजेशन इसका करते चले जाएंगे। संचार कई माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे मौखिक, लिखित या संकेतात्मक, नॉन वर्बल, रिटेन और नॉन वर्बल या सिंबॉलिक, है ना। तो अब इस पे हम लोग देखते हैं कि मौखिक, इसको हम आगे बड़े अच्छे से डिफाइन हमने किया है, मौखिक क्या है, लिखित क्या है, संकेतात्मक क्या है। नाम से ही स्पष्ट है। अगर आप इस पर ज्यादा दिमाग भी ना लगाएं तो नाम से ही स्पष्ट है कि मौखिक यानी क्या, जो बोल के, वर्बल यानी क्या, बोल के, लिखित यानी रिटेन, संकेतात्मक जैसे कि मतलब अंगुली से करना, जैसे भोजन करना है तो भोजन कर लिया, है ना। पानी पीना है, पानी की, मतलब इस तरीके से संकेतात्मक। हर एक संस्कृति की अलग अलग संकेत हो सकती है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र लगा दिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये सारा कंटेंट मेरा है ना, वो भी नहीं सकता है। हमने कई जगहों से इसको लिया है, कई किताबों से इसको लिया है, जो मेरे पहले के नोट्स हैं उसको हमने कंपाइल किया है, जहां से मुझे अच्छा चित्र मिला मैंने वहां से ले लिया है। क्रेडिट चूंकि वो भी कहीं से लिया है, इसलिए मैंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया है ना, गूगल वगैरह पे मिल जाता है। तो मैं ये दावा नहीं करता कि सारा कुछ मेरा है, लेकिन मैं जहां से बेहतर हो सकता है, जो मेरी बेहतर समझ है, उसके आधार पे मैंने कोशिश किया है कि मैं आप तक चीजों को आसान सभ्य भाषा में बताऊं, जिससे कि आपको मुश्किल ना हो, है ना। और ये कंटेंट के लिए मैं, आप यकीन माने, इसी तरीके के कंटेंट के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। यूट्यूब जो बड़े बड़े चैनल हैं, और वो भी बड़े अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं, वो सब अंग्रेजी के हैं, हिंदी में उसको अनुवाद कर देते हैं गूगल ट्रांसलेटर से, एआई से, और वो सारा कुछ अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उनका सारा मतलब मैं बताऊं, आप हर एक एग्जाम को देखिए, पिछले 5 साल 6 साल से तो मैं एग्जाम को बड़े नजदीक से देख रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम को देखिए यूजीसी नेट का, उसमें क्या है कि आप दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर को निकालिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर का निकालिए, एक ही सब्जेक्ट का। आप देखिए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका अंग्रेजी का मतलब कुछ और है, हिंदी का मतलब कुछ और है ना। और यूजीसी साफ कहती है कि ये कंसीडर जो है वो अंग्रेजी को करेगी, है ना। तो हिंदी माध्यम का बच्चा क्या करे, कहाँ जाए, बड़ा समस्या है कि अब 2-3 सवाल ही तो जेआरएफ रोकती है, नेट रोकती है। चलिए हम आगे चलते हैं, फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमें और मजबूत करना है, हमें 3-4 क्वेश्चन और ज्यादा तैयारी करके जाना होगा। ये हमारे लिए बैरियर तो है ही ना, ये बैरियर तो है ही हमारे लिए। खैर कोई नहीं, कर लेंगे अपन, कौन कब घबराने वाले लोग रहे हैं, कब घबराया है मुश्किलों से, है ना। तो देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। रिसीवर फीडबैक देगा, फिर सेंडर के पास जाएगा। तो एक चैनल है, मतलब हमने भेजा, इनकोड किया यानी मैसेज को बनाया। सेंडर जो है मैसेज को बनाया, इनकोड किया, चैनल के उपयोग किया, डिकोडिंग, कितना मतलब आप कितना डिकोड कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, आपको रिसीव हुआ, और फिर वो फीडबैक के माध्यम से फिर रिसाइकलिंग होता चला गया, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअसली प्रोसेस which mainly involve three elements: sender, message, receiver. The elements involved in the communication process are explained below in details. तो वो उसी तरीके से, ज़्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए कि सेंडर होता है। सेंडर आपको याद ही करवाया था, चलिए याद कीजिए। सेंडर भेजने वाला, पहले देखिए। रिसीवर पहले होगा नहीं, रिसीवर तो लास्ट में ही होगा, ठीक है। रिसीवर होगा लास्ट में। चैनल भी पहले नहीं होगा, चैनल कहीं बीच में होगा, मोटा मोटी। सेंडर पहले होगा, सेंडर भेजेगा किसको, रिसीवर को, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में चैनल आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब इनकोडर, इनकोडिंग और डिकोडिंग, है ना, इनकोडिंग। अब देखिए, अब इसमें आपको करना क्या है, इनकोड यानी बनाना। इनकोड मतलब आप समझिए सीधा कि पहले ई आता है कि पहले डी आता है। पहले डी आता है तो डी चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। आप इससे समझ, मतलब जो भी रीजनिंग आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। 3 चीज तो कंफर्म आपका हो गया कि पहले सेंडर बनाएगा, रिसीवर को भेजेगा किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से,
अब इनकोडिंग और डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होगा? डिकोडिंग कौन करेगा? मैसेज को अपने अनुसार कौन मतलब समझने की कोशिश करेगा? रिसीवर। इनकोडिंग कौन करेगा? सेंडर, यानी उसको भेजना है। इनकोडिंग मतलब क्या होता है कि मैसेज को बनाना, है ना? मैसेज को क्या मतलब किस व्यवस्था में आपको बनाना है, क्या समझ मतलब क्या आप भेजना चाहते हैं, उसको इनकोडिंग मोटा मोटी में यही कहते हैं। डिकोडिंग में कि जो हम मैसेज आया है उसको हम कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। अब फिर ये पूरा प्रोसेस के बाद रिसीवर जो है फीडबैक देगा किसको? सेंडर को। ये साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए मुख्य कार्य और उद्देश्य को हम देखते हैं। संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है? सूचना सूचना और निर्णय लेना, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है यह जानने के लिए सूचना चाहिए होती है। यह जानकारी मिलने पर ही हम सही फैसला ले पाते हैं। इससे हमारे मन में अनिश्चितता कम होती है ना? अनसर्टनिटी जो है कम होती है। सूचना संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है? सूचना और निर्णय लेना, यानी अब जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारी सामान्य जीवन में बहुत सारी मिस कम्युनिकेशन या कह लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से ना हो, इसकी वजह से होती है ना? आप कुछ और बोल रहे हैं या आपने कुछ और बोला, लोगों ने कुछ और समझ लिया। वो पीके वाला उदाहरण बड़े ध्यान से आप समझिए कि अच्छा अच्छा, पांच तरीके का अच्छा का बात बोलता है। अगर आप पांच तरीके के अच्छे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए सब अच्छा एक जैसा ही है ना? सब जैसा अच्छा एक जैसा ही मतलब हमारा इंप्रेशन भी हमारे मतलब जो भावना है व्यक्त करने का एक तरीका है ना? जैसे कि ओ मतलब अब हम एक्टिंग बड़ा ऑड लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें कि हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है प्रॉपरली 100% या उसके आसपास, तब हमारी बात जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हमारे बीच में जो है वो गलतफहमियां नहीं आएगी। हिंदी में कहें तो गलतफहमियां नहीं आएंगी। इसका मुख्य वजह यह है कि कम्युनिकेशन में आप जितना अच्छा होंगे, आपका संचार जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपके रिलेशन हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन में आप जितने वीक होंगे उतने मिसकम्युनिकेशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हिंदी में उसका और बाकी चीजें हो जाती है। तो बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। मुख्य कार्य और उद्देश्य के रूप में सूचना और निर्णय लेना हो सकता है। शिक्षा और कक्षा निर्देशन, है ना? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, ठीक बात है। संप्रेषण के माध्यम से ही हम नई चीज सीखते हैं और ज्ञान और कौशल हासिल करते हैं। संप्रेषण एक बहुत बड़ा चूंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम कैसे सीख पाएंगे? आप अपने बच्चों बचपन के ये दिन याद रखिए। टीचर हमको आते थे, क्लास में पढ़ाते थे, हम उसके जितना इंटरेक्ट करते थे। एक चीज नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज जोड़ा गया है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हम चलें, मतलब इसकी तरफ हम मूव करें, जहाँ पे हम संप्रेषण जो है सिर्फ बातों से नहीं, एक्टिविटी के माध्यम से भी जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें। समूहों का सुचारू संचालन, सुचारू समझते हैं ना? सुचारू मतलब क्या होता है? इसका अंग्रेजी मतलब होता है स्मूथ, है ना? इतना तो अंग्रेजी हम समझते ही हैं। सुचारू मतलब ऐसी व्यवस्था जो बिना रुकावट की चलती रहे। किसी भी टीम या ग्रुप को ठीक से काम करने के लिए आपस में बातचीत करना जरूरी है। इससे टीम के सदस्य के बीच तालमेल बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है ना? मैंने कहीं कहीं इंग्लिश का शब्द दिया है जिससे कि आपको मोटा मोटी समझ में आए। तो सुचारू संचालन वही है जिसमें कि तालमेल बना रहता है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन ना हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है। आप कम्युनिकेशन में आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा हूँ लेकिन मैं फिर ये बताऊं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया है ना तो आप उस क्षेत्र में बहुत आसानी से या उतना मुश्किल से नहीं जितना मुश्किल से और लोग पहुंचेंगे टॉप तक पहुंच सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। कम्युनिकेशन ना आपके व्यक्तित्व को बाकियों से अलग कर सकता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है आपका तो कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। मतलब आप देखिए, मतलब जिस क्षेत्र में जो सबसे बड़े लोग हुए हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल आप देखिए बाकियों से जरूर बेहतर है। योग्यताएं बेहतर होंगी तभी वो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन और लोगों की भी योग्यताएं होती है लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं। वजह क्या है कि एक जो डिफरेंस है वो कम्युनिकेशन स्किल का है। मैंने बहुत नजदीक से इसको ऑब्जर्व किया है। आज मैं आपके साथ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने कई बड़े संस्थानों के साथ काम किया है, सरकारों के लिए काम किया है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम किया है। आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज जो सीखी है कि मतलब सीखी नहीं है लेकिन मैंने एक चीज जो अनुभव किया है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी जितनी बेहतर होगी आप किसी भी क्षेत्र में उतने आसानी से उसके सर्वोच्चता तक पहुंच सकते हैं। आप उदाहरण के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र के बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार रही है।
है ना? वो पॉलिटिशियन देख लीजिए, पॉलिटिशियन का तो होता ही है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर। आज हम मतलब एक पॉलिटिकल नहीं, मैं फ्रेंडली होना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बताता है कि जो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, वो उतने सफल मुख्य प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने भारत की बड़े बड़े मतलब मुश्किलात समय से उन्होंने भारत को निकाला, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। तो वो सिर्फ अच्छा उनको जज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बस वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, है ना? वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे लोगों को, या जोड़ नहीं पा रहे थे भावनात्मक जुड़ाव, जिस तरीके की बातें राजनीतिक में होती है। तो इसके आधार पर उनको जज किया जा रहा है। उनको जज इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो बड़े कम योग्य थे, या उनको पॉलिसी समझ नहीं थी। तो उनको तो सबसे मतलब हमको लगता है कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा उनको समझ थी। लेकिन फिर लोग क्यों उनको जज कर रहे हैं कि भाई वो मतलब योग्य, उतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुए? वजह क्या था कि वो कम्युनिकेशन स्किल उनमें उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का नेताओं का होता है। गलती उनकी भी नहीं थी, वो पॉलिटिशियन नहीं थे व्यक्तित्व रूप से, उनका व्यक्तित्व पॉलिटिशियन का नहीं रहा। तो एक चीज और ये है, मैं नेरेटिव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, नेरेटिव अगले जो चीजें होंगी इस क्लास में, तो उसके नेरेटिव के बारे में भी आपको बताऊंगा। किस चौथा क्या है? प्रेरणा। मतलब अगर आप किसी की भावनाओं को आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए मुझे खेद होगी, लेकिन मैं मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं किसी को वो बताऊं, लेकिन मैं बस कम्युनिकेशन का महत्व आपको बता रहा था कि कम्युनिकेशन के महत्व होने से आपके जीवन में जो सकारात्मकता है और जो सफलता है वो बड़े आसानी से मिल जाती है बाकियों की तुलना में। ठीक बोल रहे हैं ना आपने बाबू? हमारे मतलब हम लोग, मैं हॉस्टल में है, हमारे रूम पार्टनर हैं अपने बाबू, स्कॉलर हैं, शोधार्थी हैं ज्योग्राफी के। संभवतः आने वाले समय में वो भी आपके यूआईक्यू की क्लास ले सकते हैं। तो प्रेरणा और मनोबल की तरफ चलते हैं, मोटिवेशन और मोरल्स के बीच बात करते हैं। तो बातचीत के जरिए लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब कर्मचारियों को पता चलता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है? हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री डेवलप हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर का, हुआ था, अभी तो समय तो कम गया है। बड़े बड़े लोग थे, आसान है, हो जाएगा, पाँव पाँव तोड़ देंगे, ऐसे वैसे, मैं बहुत तरह का मतलब आसमान तोड़ने वाले बात बोली जाती थी उसमें। तो तो उसका आधार क्या है? कम्युनिकेशन है। वो क्यों आपके अंदर वो जोश उत्पन्न कर दे रहे हैं? कम्युनिकेशन की वजह से। कोई उदाहरण दे दिया, है ना, कि भाई कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ा, 25 दिन तक कुछ नहीं था, फिर भी लौट के वापस आया, मतलब इस तरीके से कुछ उदाहरण दे दिया, जिससे कि हमको लगता है कि भाई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक प्रेरणा और वो मनोबल के जो आधार है ना, वो कम्युनिकेशन ही है ना? मोटिवेशन और मोरल्स जो है आपके अंदर जो आएगी, तो उसके पीछे क्या है? आधार ही जो है वो है कम्युनिकेशन है, वो संचार है। जानवरों में मोटिवेशन मतलब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन की है ही नहीं, वो बस उनका जीवन एक जैसा ही है, कोई ऊपर उतार चढ़ाव नहीं। अब जो है नियंत्रण, कंट्रोल, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कंट्रोल का क्या आशय यहाँ पे। संप्रेषण के जरिए नियमों और निर्देशों को बनाया जाता है जिससे लोगों के व्यवहार और काम को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है? यहाँ पे क्या समझा गया है? संप्रेषण के जरिए नियमों और निर्देशों को बनाया जाता है जिससे लोगों के व्यवहार और काम को नियंत्रित किया जा सके। सांस्कृतिक संवर्धन, मोटा मोटी आप नियंत्रण समझ गए। जैसे कि कोई नियम बनाया गया, जैसे हमारा संविधान बना, तो संविधान कैसे बना, क्यों बना? इसलिए बना कि एक भारत को चलाने के लिए एक व्यवस्था हो, एक नियम हो, एक निर्देशन हो, जिसके आधार पे हम आगे अपना काम कर सके, है ना? और उन्होंने उस हम लोग पढ़ते हैं कि उस सभा में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। कई कई मतलब महीने लगे, उस पर डिस्कशन हुआ, फिर एक सहमति बनी, कई एक एक, एक विचार पे कई बार सहमति असहमति बनी। तो एक सब एक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हुआ। स्वाभाविक है, जब हम डिस्कस करते हैं तो कम्युनिकेशन से ही होता है। सांस्कृतिक संवर्धन, है ना? तो इसमें क्या है कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण एक सेतु का काम करती है। समझ गए कि जो संस्कृति हम में आई है वो पहले हमारे पूर्वजों में थी, तो हमें कैसे आई? वो हमें कैसे आई? तो वो उसका एक माध्यम क्या है? ये कम्युनिकेशन है। जैसे आज आप देखेंगे कि भारत के बाहर भी भारत के कई पंथ, मतलब पंथ कह लीजिए, या इस्कॉन उदाहरण लेते हैं। इस्कॉन की जो गतिविधि है वो भारत के बाहर बड़े अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब वो लोगों को जोड़ रही है, गीता से जोड़ रही है। तो वो क्या है? वो संप्रेषण के माध्यम से तो कर रहे हैं। वो मतलब इस्कॉन की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का एक जो भाग है,
तो उसका संवर्धन वो कर रहे हैं वहां पे। सातवां क्या है? सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। जब लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं, है ना। इससे समाज में सहिष्णुता बढ़ती है और देश में एकता आती है। ठीक है। चलिए अब प्रकृति चलते हैं। थोड़ा हम मतलब स्लो हो जा रहे हैं क्या? बहुत मुझे लगता है थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा क्या? आप लोग की सहमति क्या है? महाराज आप लोग तो कुछ बोलवे नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। हमारा काम है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई कुछ बेटरमेंट किया जाए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। बाकी आपका है, आप उसको लें या ना लें, मतलब लेना तो चाहिए क्योंकि बहुत आसान भाषा में। और एक चीज ये भी है ना कि मुफ्त चीजों का कोई महत्व नहीं होता है, तो आप लोग महत्व कम दे रहे हैं मुझे लग रहा है ना। लेकिन महाराज ये आप अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सब PYQ लगाइए। PYQ सीरीज हम लेके आने वाले भी हैं। नोट्स वगैरह आपको दे ही देंगे। अच्छा नंबर लेके आइएगा, इसमें कोई शक शुबाय नहीं है। बहुत कम मतलब क्रिस्प है कंटेंट, कहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए एक एक लाइन की सारी कुछ चीज लिखी गई है और एकदम समझने वाली है। संप्रेषण की प्रकृति क्या है? गतिशील प्रक्रिया है ना। यह कोई रुकी चीज नहीं है बल्कि विचारों को लगातार चलने वाली आदान प्रदान है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमने ऊपर देखा। संप्रेषण कौशल है, बिल्कुल कौशल है, एक मतलब एक विधा है। चार हुनर होता है: सुनना, ध्यान से सुनना; वाचन, साफ बोलना; लेखन, लिखकर बताना; और पाठन, पढ़कर समझाना। ठीक है। संप्रेषण के कितनी भी मतलब भाग हो सकते हैं? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा लेखन, चौथा पढ़ना। यही है चार। किसी भाषा को सीखने के लिए क्या किन फैक्टर पे काम कर सकते हैं हम? चार पे: सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। यही चार चीज है जिसको जिसके आधार पे हम लिखते, बोलते, समझते हैं किसी भाषा को। समझते हैं जैसे कि अगर आपको भविष्य में अगर PhD कर रहे हैं आप या कुछ और कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी या सीख रहे होंगे, तो इसके लिए क्या फैक्टर है? चार से फैक्टर है। पहले सुनना, फिर बोलना, लिखना और पढ़ना। आगे चलते हैं। सर्वव्याप, है ना। सर्वव्याप का क्या मतलब होता है कि हर एक जगह, मतलब हर एक जगह। यह संगठन के हर स्तर पर जरूरी है। द्विमार्गीय संदेश वाहन, टू वे स्ट्रिक्ट। संप्रेषण तभी सफल है जब सामने वाला से प्रतिक्रिया मिले। बिना फीडबैक का ये अधूरा है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब हम अपने जब समुदाय में जाते हैं, जब अपने हम संस्कृति में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी आसानी से हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैं बिहार से हूँ और मैंने कई राज्यों में पढ़ा, काम किया है। वर्धा में हमने मास्टर किया, उड़ीसा में हमने फेलोशिप की, भोपाल में मैं कैबिनेट मिनिस्टर का रिसर्च एसोसिएट रहा हूँ, यूपी में काम किया, बिहार में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का काम किया, अभी हमारा यहाँ पंजाब में हूँ, PhD कर रहा हूँ। तो हर एक जगह जब मैं एक बात को इन पांचों राज्यों में अगर मैं बोलूं तो हर एक जगह के लोग, हर एक जगह का लोग एक जैसा ही नहीं समझेंगे उसको। हर एक अलग अलग मतलब उनकी सांस्कृतिक प्रभाव जो है उनकी समझ को अलग अलग बनाएगी, है ना। तो जो फीडबैक आएगा तब मुझे पता चलेगा कि ये कितना समझ पा रहे हैं, फिर मुझे उस पर काम करने की जरूरत होगी या फिर मैं उसको और आसान भाषा में दूसरे तरीके से उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझ गए। संप्रेषण के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक थिंकर है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। वैटसन के अनुसार बिना संदर्भ के शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, संप्रेषण इन चार संदर्भों से होता है। उन्होंने चार संदर्भ दिया है: भौतिक संदर्भ, फिजिकल कंटेक्स्ट, वह जगत या स्थिति जहाँ बात हो रही हो, जैसे क्लासरूम। जगह या स्थिति, है ना, हम इसको जगत पढ़ लिए थे, जहाँ क्लासरूम या ऑफिस। सामाजिक संदर्भ, वक्ता और श्रोता के बीच रिश्ता, ऐसे दोस्तों के बीच अनौपचारिक या बॉस के साथ अनौपचारिक। ठीक है। सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक, बातचीत के समय व्यक्तियों की मन स्थिति या मूड कैसा है ना। सामाजिक संदर्भ, समय का प्रभाव, जैसे सुबह की बात, सुबह की बात बनाम देर रात की बात। सामाजिक सामयिक संदर्भ, है ना, टेम्पोरल कंटेक्स्ट। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बैट्समैन ने चार तरीके की बात की है: भौतिक यानी क्लासरूम या ऑफिस, सामाजिक यानी दोस्तों के बीच अनौपचारिक, मनोवैज्ञानिक यानी मन स्थिति या मूड कैसा है। जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि टीचर का मूड बड़ा खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि उनकी हो सकती है कि उनकी जो मतलब मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पे हो, अ, अच्छा रात में अच्छा नींद ना आया हो या कुछ तबीयत खराब हो, इस तरीके से। सामयिक संदर्भ, है ना, समय का प्रभाव, सुबह की बात, रात देर की बात की अलग बात होती है। जैसे मैं सामान्यतः मैं रात में क्लासेस लेता हूँ,
आज सुबह में लिया हूँ क्योंकि आज संडे है। तो रात की जो एनर्जी होती है, आज की एनर्जी, उसमें अंतर है। अभी थोड़ा मैं ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, चीजों को अच्छे से रख पा रहा हूँ। रात में थोड़ा होता है, लेकिन मतलब ये होता है कि अब मैं अपना बुराई नहीं कर सकता हूँ खुद से। चलिए आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं, समरूपता और अनुरूपता। समरूपता समानता को दर्शाती है। समरूपता यानी क्या? समान रूप। नाम से ही स्पष्ट है महाराज, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समरूपता यानी समान रूप, है ना। समानता को दर्शाती है, जबकि अनुरूपता एक दूसरे के कमियों के को पूरा करने को। जैसे एक साथी गणित में अच्छा है तो दूसरा अंग्रेजी में। ठीक है। ठीक है ना। और समरूपता अनुरूपता समझ के, सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज, प्रभावी बातचीत के लिए दोनों के बीच एक जैसी भाषा और मानसिक तालमेल होना चाहिए। मानसिक तालमेल मतलब क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एक वाक्य बोलूं और 5 राज्यों के लोगों के सामने, पांचों राज्य के लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, है ना। और वही बात मैं अपने संस्कृति के, बिहार के किसी जहां से मैं आता हूँ, अपने आसपास के गांव के लोगों के साथ बोलूं, वो भी वो उनकी जो मानसिक तालमेल है, हमारी उनकी एक जैसी होगी। तो सामान्य भाषा के लिए, मतलब अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सामान्य भाषा की जरूरी है। अगर सामान्य भाषा नहीं भी है, सामान्य संस्कृति नहीं भी है, तो वहाँ पे फीडबैक काम करता है कि फीडबैक के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि आपकी भाषा कितना पहुंच पा रहा है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसान भाषा में, मतलब कोई भी तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। भाव प्रदर्शन, गेस्चर्स, संप्रेषण सिर्फ बोल के नहीं बल्कि शारीरिक संकेतों और इशारों से भी होता है ना। अब ये कैसे होता है? तो हमने पढ़ा है, मतलब आप इसको याद भी कर सकते हैं। शायद एग्जाम में मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है कि जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में 8% होते हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है वो, बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट होता है? 37-38%। और हमारा जो इमोशन होता है वो होता है शायद 52-54, मतलब जो बचता है वो। तो इस सिद्धांत का ना बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि संप्रेषण से बोलकर नहीं, बल्कि शारीरिक भाषा और इशारों से भी होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, नहीं कीजिएगा भी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि वर्ड जो है सिर्फ 8% होता है, बॉडी लैंग्वेज और इमोशन जो है, गेस्चर, मतलब इसको आप बोल सकते हैं, वो इतना होता है। और इसको हमने बड़े इस्तेमाल किया था जब मैं ट्राइबल्स में ज्यादा, मतलब नीति आयोग का प्रोजेक्ट मैं कर रहा था उड़ीसा में, ट्राइबल्स के बीच में। तो मुझे नहीं आती थी उड़िया और उनके ट्राइबल्स लैंग्वेज सौरा। तो मैं इस चीज का, इस जो भाव प्रदर्शन है अपने गेस्चर पे, बहुत काम किया था और हमने बड़ा सफलता प्राप्त किया था इसमें। मैंने इस किताब में लिखा है, आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा, फेलो नामा, बड़ा बढ़िया किताब है, मैंने लिखी है। इसमें इसका मैंने जिक्र किया है कि कैसे हम बिना भाषा जाने किसी भी समाज में अपने आप को अस्थायी रूप से रख सकते हैं। तो और चलें या इसको समाप्त कर दें, है ना। मुझे लगता है कि अब कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा धीरे धीरे चलेंगे, आसान भाषा में सब चलेंगे। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत समय हमारे पास, जितना मैं कह रहा हूँ उतना पढ़िए। इसको रिवाइज करते रहिए। नोट्स अगर आप खुद से बना रहे हैं तो सबसे बढ़िया है ना। और नहीं तो मैं तो टेलीग्राम पे जुड़ दे ही दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और पीवाईक्यू आप लगाइए, जितने हमने जितने यूनिट्स कवर किए हैं, टॉपिक्स कवर किए हैं, उसका पीवाईक्यू लगाइए, एकदम बनेगा। नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट में बताइए नहीं बन रहा है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने उसी आधार पे क्वेश्चन को, इसको बनाया है पीवाईक्यू के आधार पे। और जो भी जितना कम से कम हो सकता है, कम, लो टच बिग इम्पैक्ट की जो सिद्धांत है उसको हमने फॉलो करने की कोशिश की है। बाकी आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपना समय से निकाल के, मैं अपने समय में से निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत समय की अभाव है, बहुत सारा काम मुझे खुद करनी है, मेरा एग्जाम है, पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क है, बहुत सारा चीज है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं कुछ करूँ। तो उसके लिए बस एक चीज आपका चाहिए, आपका सपोर्ट। सब्सक्राइब वगैरह करना है, मतलब करना ही है, आपको करना चाहिए। लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट, अगर कुछ सजेशन है वो भी कर दीजिए, कैसा लग रहा है वो भी कर दीजिए। और कुछ इंप्रूवमेंट आप चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बढ़िया है वो भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
बाकी कई चीज़ों को लेके मैं आने वाला हूँ। मैं उसका प्लानिंग चल रहा है। एक प्रॉपर गाइडेंस जो भी मैंने अनुभव किया है, जीवन में एक्सपीरियंस लिया है, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा और बड़े अच्छे से तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एकदम तनाव भूल जाना है। 40+ लेके आएंगे इस बार हम फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के प्रश्न क्वेश्चन को सही करके नेट जेआरएफ खत्म होगा। चलिए, आज आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार।